दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ अपने नैनोटेक आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बड़ा ही संवेदनशील है। मातृत्व वो सौभाग्य है, वो खुशी है जो अमूमन हर स्त्री चाहती है कि उसको मिले, लेकिन आजकल का लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस और भागम भाग भरी ज़िंदगी की वजह से महिलाएं उस खुशी, उस सौभाग्य से कोसों दूर होती चली जा रही हैं। तो दोस्तों, मेरी सहानुभूति उन सारी महिलाओं से है जो इस दर्द और पीड़ा को झेलती हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए ही आज मैंने अपना ये टॉपिक तैयार किया है। दोस्तों, मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिकरेंट अबॉर्शन, उसके कॉजेस, उसके सिम्टम्स और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा, एक भी चीज़ मिस मत करिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो, दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, या वीडियो के रिगार्डिंग कुछ कमेंट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मुझे प्रोत्साहित करते हैं और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रिकरेंट अबॉर्शन? अगर कोई महिला 5 महीने का जेस्टेशन पीरियड पूरा ना कर पाए और उससे पहले ही उसका प्रेगनेंसी लॉस हो जाए तो उसको हम गर्भस्राव की संज्ञा देंगे, उसको हम रिकरेंट अबॉर्शन देंगे। और रिकरेंट अबॉर्शन हम कब देते हैं? जब मिनिमम 3 अबॉर्शन उसको कॉन्जिक्यूटिव अबॉर्शन हो जाते हैं, तब हम उसको रिकरेंट अबॉर्शन कहते हैं। तो आशा करती हूँ ये आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या है। मत है उसमें ऐसा बोलते हैं कि ये एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जेनेटिक कॉज है, जिसमें कि कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स आ जाते हैं जिससे कि फीटस सर्वाइव नहीं कर पाता। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तब भी सर्वाइव करने में प्रॉब्लम कर सकता है। अगर जो स्पर्म्स मिल रहे हैं वो बैड क्वालिटी के हैं, एबनॉर्मल हैं, उस कंडीशन में भी फीटस सर्वाइव नहीं कर पाता। अगर बच्चेदानी में बड़ी सी रसौली है जो बच्चे को बढ़ने में बाधा उत्पन्न कर रही है तो भी गर्भस्राव हो जाएगा। अगर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जैसे थायराइड है, डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तब भी गर्भस्राव हो जाएगा। अगर यूट्रस वीक है, वो फीटस का वेट झेल पाने में सक्षम नहीं है, तब भी गर्भस्राव हो जाता है। बच्चेदानी का मुंह समय से पहले खुल जाता है, तब भी उसमें उस कंडीशन में गर्भस्राव हो जाएगा। इसको सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं। अगर महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तब भी वो इस तरीके की समस्याओं को फेस कर सकती है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया कि क्या कॉजेज़ हैं जिससे कि अबॉर्शन हो सकता है। अब मैं बताऊंगी कि क्या टेस्ट करवाने चाहिए जिससे कि हम कारण पता कर सकें। तो उसमें एक तो आता है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, यानी कि APA। कई बार क्या होता है, थ्रोम्बस बनने की वजह से भी फीटस सर्वाइव नहीं करता है, तो इसमें एंटीकोगुलेंट ड्रग्स देकर हम फीटस को जो है ग्रो करने में उसकी मदद करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टॉर्च। कई एक बार यूट्रस में वायरल इन्फेक्शंस होने के कारण भी जो है बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता है। ये वायरल इन्फेक्शन की जांच के लिए हम टॉर्च टेस्ट करवाते हैं, जिसमें टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगैलोवायरस और हर्पीज़ वायरस, इसकी जांचें होती हैं, जिससे अगर पॉजिटिव आता है तो हमें जैसा भी हो ट्रीटमेंट दे के उसको सही करना रहता है। VDRL, HIV, हेपेटाइटिस, थायराइड, शुगर, इसकी जांचें तो रूटीन में होती ही हैं। तो ये करवाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। अगर इसमें कोई कारण नहीं आता है तो फिर मरीज़ को जेनेटिक काउंसलर के पास भेजना चाहिए कि पता करने के लिए कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, ये था कि हमें क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए मरीज़ के कि हम पता कर सकें कि उसको दिक्कत कहाँ आ रही है। आयुर्वेदिक मत से
आयुर्वेदिक मतानुसार होता क्या है, वात पित्त कफ का जब इम्बैलेंस होता है तो कंडीशंस प्रतिकूल हो जाती हैं और प्रतिकूल होने से गर्भस्राव हो जाता है। इसमें मेनली वात की और पित्त की विकृति होती है, क्योंकि इसमें वेजाइनली ब्लड डिस्चार्ज आता है, योनि मार्ग से ब्लड डिस्चार्ज होता है, इसलिए हम इसको वात पित्तज रोग कह सकते हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स आधुनिक मतानुसार और आयुर्वेदानुसार लगभग सेम ही है। इसमें होता क्या है, पेड़ू यानी कि लोअर अब्डोमेन, बैक और थाइज लेग्स में पेन होता है, वेजाइनली ब्लड फ्रेश ब्लड आता है, एब्डोमेन में सीवियर क्रैम्प होते हैं, जब तक कि अबॉर्ट नहीं हो जाए तब तक क्रैम्प्स होते रहते हैं। पेशेंट नोजिया, वॉमिटिंग और लूज मोशंस भी कई बार इससे भी सफ़र करता है और ब्लड लॉस होने की वजह से अनीमिक हो जाता है, तो वीकनेस का भी एहसास करता है। तो दोस्तों ये तो थे सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की कि अगर किसी को रिकरेंट अबॉर्शन होता है तो वो ऐसा क्या करे कि उसका बेबी, उसका फीटस सुरक्षित रहे और पूरा जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करके ही डिलीवरी फेज़ में पहुँचे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं कि ऐसा नहीं हो? तो दोस्तों सबसे पहले अगर पता चले कि मरीज़ ने कंसीव कर लिया है तो हम उसको धतूरे की जड़ उसके पेट में बांध सकते हैं और डिलीवरी के समय आने पर हम वो जड़ खोल सकते हैं। दूसरा, कमल, जितनी भी शीतल औषधियाँ हैं जैसे कमल हुई और नाग केसर हुआ, केसर हुआ, मुलेठी हुई, इन सबको चूर्ण करके और हमें जो है दूध से इसका 3-3 ग्राम का सुबह शाम खाली पेट सेवन अगर करेंगी तो उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। ठंडी चीज़ों में लौकी का जूस अगर वो पीती हैं तो वो फ़ायदा करता है, जो पेठा है। और अनार के पत्ते का रस बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसको पत्ते को पीस के उसका रस निकाल के महिला को पीने के लिए दे सकते हैं सुबह शाम खाली पेट। और जो पत्ते की लुगदी यानी कि पल्प बचता है उसको हम महिला के पेड़ों पर डेली लगा सकते हैं। तीसरा है आंवला। जो महिला नित्य आंवला का सेवन करती है उसको भी इस बीमारी से निजात मिल जाती है, क्योंकि आंवला तासीर से ठंडा होता है। अब हम बात करेंगे सौंफ के अर्क की। अगर कोई महिला नित्य सौंफ का अर्क का सेवन करती है तो उसको गर्भस्राव नहीं होता। और अगर कोई महिला सौंफ जैसे 62 ग्राम ले ली और 31 ग्राम 2:1 के रेशियो में गुलकंद ले लिया, इसको एक टाइम दिन में खिला दीजिए तो उसको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो एक चमत्कारी औषधि है जिससे आपको कहीं की भी ब्लीडिंग हो वो रोकने में वो कारगर है। जी हाँ दोस्तों, जो दूब घास होती है उसको उसका रस निकाल लीजिए और उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला के उसको 4-5 चम्मच डेली दीजिए खाली पेट। देखिए चमत्कार हो जाएगा, उसकी ब्लीडिंग तुरंत रुक जाएगी। कि मिराक्युलस ड्रग है सिंघाड़ा जो होता है, जब अपने सीज़न में आए और आपको ऐसी दिक्कत हो तो आप कच्चे जो सिंघाड़े का फल आता है वही आप खा लीजिए और क्या कहते हैं वही आप खा लीजिए। और नहीं तो उन सिंघाड़ों को आप छाया में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसको सारे सिंघाड़ों को पीसने के बाद उसका पाउडर बना लीजिए और पाउडर के मालपुए बना दीजिए, उसका सेवन कर लीजिए। और नहीं तो उसको चूरन के फॉर्म में भी आप 3-3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ ऐसी ड्रग्स की बात करेंगे जिससे कि अगर आपको संभावित है कि गर्भपात हो जाएगा तो आप इसको सेवन कर सकते हैं, जैसे बृहद कल्याण घृत और गर्भपाल रस, सोम घृत। ये सारे घृत जो हैं ये 10 से 15 ग्राम की मात्रा में आप लीजिए अगर दिक्कत ज़्यादा है, नहीं तो 5 ग्राम मात्रा में गाय के दूध में मिला के आप इसको सेवन करा सकते हैं। अब मैं बात करूँगी वंग भस्म की। मान लीजिए कोई प्लान कर रहा है, कोई कपल कंसीव करने के लिए, तो महिला को वंग भस्म आप निरंतर उसको बृहद कल्याण घृत के साथ दे सकते हो। इससे वो उसको कंसीव करने में दिक्कत
नहीं जाएगी, उसकी जो यूट्रस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा संभावित गर्भ को ठहराने के लिए। ठीक है, और अब हम बात करते हैं और ठंडी ड्रग्स की जिससे कि उसको गर्भ रुकने में फ़ायदा करेगा। जैसे कामदुधा रस है और शंख भस्म है, प्रवाल पिष्टी है, स्फटिक भस्म है, ये सारी भस्में ठंडा करती हैं और योनि संकोचक भी होती है स्फटिक भस्म, जिससे कि ब्लीडिंग रुकने में फ़ायदा होता है। कहरवा पिष्टी हुई, नाग केसर हुआ, ये सारे ब्लीडिंग रोकने में बहुत अच्छा इनका रोल है। तो दोस्तों अब मैं अपना ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगी और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, और क्या इसमें से कोई ऐसा उपाय था जो आपके लिए कारगर सिद्ध हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने इतना अमूल्य समय मुझे दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए नमस्ते।